देखो, ध्यान दोगे, यहाँ पे दो डेफिनेशन हम दिखाए हुए हैं, एक है थ्रस्ट, दूसरा है प्रेशर। ठीक है, ध्यान देना, थ्रस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? कोई मान लो कि सरफेस है, सपोज कोई एक सरफेस है, जैसे आप समझ सकते हो कि ये एक व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है। यदि हम लोग बात करें कि इसका एरिया है, मान लो कि 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है, एरिया हो जाएगा कितना? 4 मीटर स्क्वायर। इसे यहाँ पे ये देखो, सपोज ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, एरिया क्या हुआ? 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कोई भी सरफेस पे जितना भी हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, उस टोटल परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। द टोटल नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस में जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, अप्लाई किया गया है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, थ्रस्ट एक बस एक नया नाम है आपके लिए, एक नया टर्म है। सही मायने में यदि बोला जाए तो फोर्स ही है ये, लेकिन कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर, सरफेस में बिल्कुल 90 डिग्री के साथ जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। और टोटल जितना फोर्स लग रहा है नॉर्मली, उसी को हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। क्योंकि यह एक फोर्स है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन है। और फोर्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ गए थ्रस्ट क्या है? कोई दिक्कत इसमें? यस सर। ठीक है, समझ गए ना? देखो आगे, प्रेशर। अब देखो, मान लो कि और यदि हम टोटल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो कि 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, पूरे सरफेस पे हम 20 न्यूटन का थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो बोला जाएगा कि भाई पूरे सरफेस पे 20 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है या फोर्स लग रहा है, यूनिट सरफेस एरिया पे, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। यदि हम लोग ये देखें कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रेशर। तो हम बोलेंगे कि भाई 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 4 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लगेगा? डिवाइड कर सकते हैं, तो पता चला कि 20/4, दैट इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 न्यूटन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इज एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो यूनिट सरफेस एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग पास्कल बोलेंगे। सीजीएस यूनिट वगैरह में भी बोला जा सकता है, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितना लगेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ही बोलेंगे।
1 मीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि प्रेशर दो टर्म पर डिपेंड कर रहा है। थ्रस्ट मतलब एक फोर्स है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स मतलब बोल देंगे नॉर्मल फोर्स। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोर्स का और इनवर्स प्रोपोर्शन है एरिया का। मतलब यदि हम लोग देखोगे ये जो सरफेस है, यदि हम फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे और ज्यादा जोर से प्रेस करेंगे तो आप समझ सकते हो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह से एरिया देख लो, एरिया और प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे मान लो कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जितना बड़ा सरफेस एरिया है इसमें यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, जितना मान लो कि प्रेशर लग रहा है आराम से हम फॉरवियर कर ले रहे हैं, सहन कर ले रहे हैं। लेकिन यदि 10 न्यूटन का ही फोर्स यदि हम लगाएं बहुत कम एरिया पे, इस टिप पे लगाएं, आप समझ सकते हो कि पेन वगैरह के टिप पे यदि लगाते हैं काफी जोर से चुभेगा। मतलब क्या है, हम 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाए हैं, फोर्स वही है, लेकिन एरिया यदि कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है प्रेशर का और एरिया क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत बताओगे, समझ गए यहां तक, ठीक है ना। यस सर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ एग्जांपल्स हम लोग चलो समझते हैं, प्रेशर का रिलेटेड, एरिया और फोर्स से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, ध्यान देना। एक एक करके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेहतर होगा आप लोग जवाब दो, ठीक है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन है इस तरह का, द स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग आर वाइड और ब्रॉड, वाइड। स्कूल बैग का जो स्ट्रैप होता है, पट्टी, वो क्या होता है, चौड़ा रखा जाता है। क्यों ऐसा रखा जाता है बताओ। सर बिकॉज Sir, अगर to स्कूल decrease का the pressure. स्कूल बैग का स्ट्रैप का एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना, एरिया जब ज्यादा होगा, क्योंकि जितना लोड होता है, मान लो कि 5 kg का नोटबुक पर बुक वगैरह कैरी करते हो, मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है तो 50 न्यूटन का लोड उसको नीचे की ओर लग रहा है। अब यदि कम एरिया पे वो पूरा फोर्स लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। आप खुद सोचो, एक स्ट्रिंग के सहारे यदि लटकाया जाए काफी चुभेगा इस पार्ट में, लेकिन यदि ब्रॉड एरिया रहेगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फोर्स एक बड़े एरिया पे जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। इस कारण से क्या होता है कि जो स्ट्रैप रखा जाता है वो लोड रखा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक में है इसलिए, बाकी हम लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि ये सब जनरली पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग लिख भी लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे, इट इज इजी टू कट वेजिटेबल विद ए शार्प नाइफ rather than blunt knife। Because Because sir, if because area sharp will be knife, less, then sir, there will be more. because sharp knife has fruits and a blunt knife have a more surface, more area. That why it exert less pressure. जब शार्प नाइफ है तो इसका कटिंग एज जो होता है, एरिया काफी कम होता है, तो अप्लाइड फोर्स जब जितना भी होगा
तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा एक्ट करता है तो आराम से वो काटा जा सकता है। ज्यादा प्रेशर लग रहा है अप्लाइड फोर्स के कारण तो इजीली कट करता है। और ब्लंट नाइफ में क्या होता है, ये जो कटिंग एज है वो एरिया बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से प्रेशर कम अप्लाई होता है तो काटने में सही है। देखो देखे होंगे टैंक जो बॉर्डर में होता है, ठीक है, टैंक में उसका जो व्हील है लगा होता है, ठीक है, जो बेल्ट लगा होता है। इसी तरह का आप लोग ट्रेन वगैरह में देखते होंगे, ट्रेन में जो है वो बेल्ट लगा होता है और बेल्ट मूव करता है तो ट्रेन जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? Sir, to increase the surface area and decrease the pressure on the ground. ताकि उसका जो काफी भारी भरकम होता है, काफी वेट होता है उसका, पूरा का पूरा वेट, यदि 4 व्हील होगा और 4 व्हील में यदि उसका वेट पड़ेगा तो आप समझ सकते हो कि व्हील बहुत कम पार्ट को टच करता है अर्थ सरफेस को, तो बहुत कम एरिया पे वो सारा का सारा वेट एक्ट करेगा, तो वो चलने के दौरान क्या होगा, धंस जाएगा। इनमें जब चलेगा तो वो क्या होगा, इम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा। इसलिए उसमें बेल्ट लगाया जाता है, बेल्ट होता है मेटल का, और वही बेल्ट मूव करता है, ठीक है, सरकता है, तो जो टैंक है वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ता है बेल्ट के कारण। पूरा का पूरा बेल्ट जो है अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, तो उसका पूरा का पूरा वेट पूरे सरफेस पे एक्ट करता है, पूरे बेल्ट पे एक्ट करता है, जिस कारण से एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम एक्ट करता है, इजीली वो मूव कर पाता है, ठीक है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन पे आते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है इस तरह का, ध्यान दोगे, रेलवे ट्रैक जैसा रेलवे का जो व्हील है वो यहाँ पे चलता है, लेकिन सिर्फ इसमें ट्रैक नहीं होता है, नीचे आयरन का, लकड़ी का या फिर कंक्रीट का खासतौर पर स्लीपर्स होता है इस तरह का। क्यों होता है स्लीपर्स? बताओगे? रेलवे ट्रैक के नीचे ये आयरन का ही स्लीपर्स लगा होता है, नीचे इस तरह का स्लीपर लगा होता है, क्यों? सेम कॉन्सेप्ट है एरिया को बढ़ाने के लिए। एरिया क्यों बढ़ाया जाता है? To reduce the pressure. ध्यान देना, ट्रेन जो है काफी ज्यादा वेट होता है, आयरन का बना होता है, उसका पूरा का पूरा वेट सिर्फ रेलवे ट्रैक पे यदि लगेगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जितना बार रेल गुजरेगा उतना बार रेलवे ट्रैक जो है जमीन के अंदर चला जाएगा। तो भाई एरिया को यदि बढ़ा दिया, स्लीपर्स लगाया जाता है ताकि एरिया को इंक्रीज किया जा सके। एरिया जब इंक्रीज किया जाता है तो प्रेशर क्या होता है, मतलब उसका पूरा का पूरा वेट रेलवे ट्रैक के साथ साथ ये सब स्लीपर्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, जिस कारण से इजिली मूव कर पाता है रेलवे ट्रैक पर रेल, ठीक है, ये है। नेक्स्ट लिक्विड प्रेशर। हम लोग यहाँ पे प्रेशर, 3 तरह का प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर सॉलिड प्रेशर में कुछ न्यूमेरिकल्स देता है इस तरह का, एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल भी है, देखोगे, मान लो कि एक क्यूबॉइड है, देखोगे ये एक क्यूबॉइड के शेप का है, मान लो कि लेंथ है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ब्रिक है, उसका पूरा का पूरा मास है 5 kg, दैट इज वेट इज 5 kgf, 50 न्यूटन। तो ये एक ब्रिक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है, मान लो कि 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दिया हुआ है, और इसका मास है 5 kg। मास जब है 5 kg
किसी सरफेस पे यदि हम रखे, टेबल टॉप पे रखे, तो उसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वही थ्रस्ट होगा। तो थ्रस्ट कितना होगा, W mg 5 into 10 that is 50 न्यूटन। कभी भी ब्रिक को यदि हम कोई सरफेस पे रखे तो डाउनवर्ड 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट तो सेम है। अब जैसे भी रखोगे, आप ऐसे रखो तो भी, इस ढंग से रखो तो भी, या इस ढंग से रखो तो भी। आप ये बताओ किस ढंग से हम रखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, ये बताओ। ऐसे पहला पोजीशन ऐसा है, दूसरा पोजीशन ये है, तीसरा पोजीशन ये है। किस तरह का The third पोजीशन? position. Sir, third position. Yes, sir. क्यों थर्ड पोजीशन में क्यों रखोगे? सर क्योंकि थर्ड पोजीशन में रखने पे बहुत कम एरिया सरफेस के कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा लगेगा। अच्छा बताओ, तो प्रेशर कैसे निकालोगे? ध्यान देना, प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया या फोर्स बाय एरिया। तो कैसे निकालोगे बताओ? फोर्स कितना होगा? सर 50 न्यूटन। 50। एरिया बताओ कितना होगा? सो एरिया है सरफेस एरिया 1000। नहीं, ये होगा, ये जो आप देख रहे हो, ये बेस है, आप बोल सकते हो ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ का काम कौन कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, 5। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, अब यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिए हुए हैं, ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो यदि हम प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स को हम SI यूनिट के रूप में दिया हुआ है, दैट इज 50 न्यूटन। क्या आप एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में रख सकते हैं? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना ठीक होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे या मीटर स्क्वायर में से? सर मीटर स्क्वायर से। मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जनरली जब हम इसका वैल्यू हम लोग पास्कल में लिखेंगे तो SI यूनिट में होना चाहिए। फोर्स SI यूनिट में है 50 न्यूटन। एरिया, एरिया को भी हम लोग SI यूनिट में लेंगे, दैट इज मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10/100, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/100। ठीक है, जो भी वैल्यू आता है यही आपका आंसर होगा। ये घटा, अब टू क्या आया, 0.005 मीटर स्क्वायर, एरिया ये हुआ। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और एरिया के लिए हो जाएगा 0.005। अब देखिए पॉइंट यदि हम यहाँ से हटा दें, 3 0 यहाँ आएगा, 5 कैंसिल होगा यहाँ से, दैट इज 10 and 1000, 10,000 पास्कल। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर कब एक्ट कर रहा है, जब एरिया क्या हो, मिनिमम हो। और मिनिमम एरिया के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बेस का एरिया ये हो। ठीक है, यही है आंसर, फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो कि ब्रिक किस तरह से रखा गया है। चलो एक फिगर भी बना देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए। ठीक है, मिटा देंगे। यस सर। ठीक है, ये एक एमसीईआरटी में एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूमेरिक वैल्यू अलग होगा, जो हम लेंथ ब्रेथ हाइट लिए हैं कुछ अलग दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे। नेक्स्ट देखिए लिक्विड प्रेशर। देखो अभी जैसे हम बात किए कि सपोज कोई एक टेबल टॉप है,
टेबल टॉप पे यदि हम कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज अभी जो बात की कि एक ब्रिक रखे हुए हैं, एक ईंट रखे हुए हैं, सपोज दिस वन, तो इस पूरे ब्रिक का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो थ्रस्ट है। और जितना एरिया पे एक्ट कर रहा है, एरिया से यदि डिवाइड कर दिए तो हम लोग को प्रेशर निकल जाएगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड प्रेशर का जो बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम प्लेस किए हैं कहीं पे तो प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब क्या, उसके वेट के कारण प्रेशर लग रहा है, उसके वेट के कारण। लिक्विड में भी वेट के ही कारण प्रेशर लगता है, ध्यान देना। कोई मान लो कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर मान लो कि एक बड़ा सा जार है, इसमें यदि हम वाटर फिल कर दें, और आप समझ सकते हो, मान लेते हैं कि ये यूनिट सरफेस एरिया हम एज्यूम कर रहे हैं, दिस वन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सोच लो या 1 मीटर स्क्वायर सोच लो। मीटर स्क्वायर एक बड़ा वैल्यू होगा, इसलिए हम सीजीएस यूनिट से समझा रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एरिया पे इसके ऊपर जितना भी वाटर का कॉलम है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाटर का एक कॉलम है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर पूरा एक वाटर का कॉलम है। इस पूरे वाटर का जो कॉलम है उसका वेट बॉटम पे एक्ट करेगा, तो यूनिट सरफेस एरिया पे जो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है या फिर फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यही है लिक्विड प्रेशर। ठीक है, हाँ ध्यान देना, बॉटम पे जिस तरह से प्रेशर एक्ट हो रहा है, क्या जो कंटेनर का जो दीवार है, कंटेनर का जो वॉल है, क्या वहां पर प्रेशर एक्ट करता है? लिक्विड प्रेशर सिर्फ बॉटम पे एक्ट करता है कि वॉल पे भी एक्ट करता है? बताओ देखो, एनी आइडिया? वॉल पे भी। वॉल पर भी ये फोर्स लगता है। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कैसे वॉल पे एक्ट करता है। यदि हम एक छोटा सा होल कर दें वॉल पे, आप देखते होंगे कि ये इस तरह से ये गिर रहा है, जैसा नहीं कि टच करता हुआ यहाँ से फ्लो हो रहा है, नहीं, विद प्रेशर, प्रेशर के साथ गिर रहा है। यदि हम नीचे यदि हम होल किए हुए हैं, यहाँ पे होल किए, तो पाओगे कि कुछ ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। ये सारा चीज आप 8 क्लास में पढ़े हो, बस रिपीट कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, इस होल के डेप्थ कम है और यहाँ पे क्या है, डेप्थ ज्यादा है। जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ेगा लिक्विड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों ऐसा है? देखो इस जगह पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिक्विड का जो कॉलम है, क्या है, लिक्विड का कॉलम का तो हाइट इतना ही है, मतलब इतना लिक्विड का ही वेट एक्ट कर रहा है इस जगह पे। जब इस पॉइंट पे बात करेंगे, मतलब इस लेवल पे, तो यहाँ पे लिक्विड का वेट कितना होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से ऊपर जितना भी लिक्विड कॉलम का वेट होगा, तो चूंकि यहाँ लिक्विड कॉलम का हाइट ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ जब लिक्विड कॉलम का हाइट कम है तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड प्रेशर जो है लिक्विड के वेट के ही कारण एक्ट करता है, उसके दीवार में भी एक्ट करता है, साथ ही साथ कंटेनर के बॉटम में भी एक्ट करता है। और लिक्विड प्रेशर का जो वैल्यू है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ध्यान देना। लिक्विड प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला है H रो। H का मतलब है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, या आप बोल सकते हो डेप्थ। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर 3 चीजों पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान देना, इसका प्रूफ यदि आप चाहोगे काफी इजीली प्रूफ कर सकते हो। ध्यान देना कैसे, देखो यहाँ कहां से आया हुआ है, एच रो जी, देखिए कहां से आया हुआ है। यदि हम जानना चाहते हैं कि
इतना प्रेशर ऐड कर रहा है, तो हम बोलेंगे प्रेशर के लिए यूनिट सरफेस एरिया पे हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिट सरफेस एरिया, ये जो लिक्विड कॉलम है, इस पूरे का वेट यहाँ पे ऐड करेगा, तो वेट के लिए हम लोग बोलेंगे mg, मास। mg का मतलब वेट ऑफ लिक्विड कॉलम प्रेजेंट इन यूनिट सरफेस एरिया। मास का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास के होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा देखो, इस तरह का हम लोग यहाँ पे लिक्विड कॉलम लिए हैं, ये एक सिलिंड्रिकल भी है, और सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी सब आ रहा है जी? No, sir. बाकी को भी दिक्कत हो रहा है? Yes, sir. अच्छा चलो थोड़ा स्लोली बोलते हैं, जल्दी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है आवाज? आवाज आ रही ठीक क्या? सर थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, देखो हम बात कर रहे थे लिक्विड प्रेशर, फॉर्मूला एच रो जी कहां से आया? लिक्विड प्रेशर इक्वल टू वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास का वैल्यू हम लोग यहां से ले रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो इसलिए मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं यहाँ। अच्छा देखो, एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस, यहाँ के लिए यदि वॉल्यूम बोला जाए, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू एच बोल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हम लोग बोलेंगे एरिया इंटू एच, तो यहाँ पे आएगा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इंटू एच। एरिया में जब हम लोग 1 ले रहे हैं, यूनिट सरफेस एरिया के लिए ही हम लोग प्रेशर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई किया सब तो देखो क्या है, एच रो, ठीक है, ये लिक्विड प्रेशर इक्वल टू एच रो, ठीक है। आवाज आ रही है जी? चलो ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा है Yes, sir. ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं देखोगे एक एक पॉइंट पढ़ो, जहां दिक्कत होगा वो पूछ लेना। अभी जो समझाए उसी का आंसर है।
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझाते हैं। सर सर हाँ, ये इट इज मेजर बाय क्या लिखे हैं? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, बैरोमीटर। ठीक है, ओके ठीक सर। बैरोमीटर। हाँ। हो गया। Yes, sir. देखो, ये तो समझ गए होंगे। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया? एच रो जी। एच का मतलब डेप्थ बोल सकते हो कि ऊपर से कितने डेप्थ पे हम लिक्विड प्रेशर हम मेजर करना चाह रहे हैं। डेप्थ जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं लिक्विड प्रेशर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का या डेप्थ का। डेप्थ बढ़ेगा तो लिक्विड प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा है डेंसिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, इसको पढ़ते हैं रो। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। यदि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो लिक्विड प्रेशर भी ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि जहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा वेट भी ज्यादा होगा। जी का वैल्यू कम है तो वेट कम होगा। जैसे मून में जी का वैल्यू कम है तो वहां पे वेट कम होगा। जब वेट कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम अप्लाई होगा। इसलिए ये भी तीसरा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला क्वेश्चन समझ गए? कोई दिक्कत है बोलोगे? किन्हीं को दिक्कत है? No, sir. नेक्स्ट देखिए। सपोज ये अर्थ है। हम लोग को पता है कि अर्थ के चारों ओर एयर है। एयर का स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। मान लो कि ये एयर का स्फीयर है बड़ा सा। एयर का भी मास होता है, जब मास है तो उसका भी वेट होगा। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यदि हम अर्थ सरफेस में यदि हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया यदि हम लोग एज्यूम करें इतना बड़ा एरिया, इससे ऊपर जितना भी एयर है उस पूरे एयर का वेट, इस पूरे एयर का वेट एक्ट कर रहा है इस सरफेस पे। तो जितना वेट एक्ट कर रहा है यूनिट सरफेस एरिया पे अर्थ का, और उस वेट के कारण यूनिट सरफेस एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है तो वो प्रेशर बोलेंगे कि यूनिट सरफेस एरिया में जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो प्रेशर होगा। और चूंकि ये फोर्स एक्ट किया जा रहा है एयर के द्वारा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ध्यान दोगे। जैसे जैसे हम मान लो कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यदि हम यहाँ पे आ गए सरफेस से काफी हाइट तक पहुंच गए यहाँ तक, तो जो एयर कॉलम है
एयर कॉलम का हाइट भी तो कम हो जाएगा। जब यहाँ पे आ गया मतलब नीचे वाला जो एयर है उसका वेट तो हमारे ऊपर लगेगा नहीं, यहाँ पे पहुंच गया तो हमारे ऊपर जो है उसी का वेट हम पर लगेगा। इस कारण से क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। वही चीज दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। जमीन से अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो नीचे का एयर का तो वेट लगेगा नहीं हमारे शरीर पे, इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग बैरोमीटर से, ठीक है। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर इन Hg कॉलम। इसका क्या मीनिंग है चलो हम समझाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाए कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है तो हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर इन Hg कॉलम, ठीक है। यही है 76 सेंटीमीटर। ये लेंथ कैसा क्यों दिया है, चलो हम पैरामीटर के बारे में कुछ हम बताते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। यस सर। ठीक है, तो देखो बैरोमीटर रीडिंग कैसे लेता है, चलो ये समझो। ध्यान देना, बैरोमीटर में क्या होता है, एक इस तरह से कंटेनर होता है और इसमें मरकरी रहता है पूरा का पूरी तरह से ये पैक्ड होता है। एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं और यहाँ पे एक इस तरह का ट्यूब होता है, लगभग 1 मीटर हाइट का, 1 मीटर हाइट का एक ट्यूब होता है इस तरह का, तो इसके साथ ये कॉन्टेक्ट में। अब देखो ये जो मरकरी है, मरकरी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एयर के साथ। जब एयर के साथ कांटेक्ट है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और ध्यान देना यहाँ पे जो है जो एयर है, एयर को निकाल दिया गया है, दैट इज यहाँ पे वैक्यूम है, देयर इज नथिंग देयर। ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो जिस कारण से यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इस बेस पे कोई भी प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बगल बगल में क्या देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करने के कारण हम लोग को पता है कि कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैस हो वो फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक सिंपल एग्जांपल देखो, जो होली में छोटा पिचकारी वगैरह होता है, इस तरह से प्रेस करते हो, दबाते हो, तो क्या होता है, प्रेस कर रहे हो मतलब हाई प्रेशर, और जिधर लो प्रेशर मतलब उसका जो माउथ है लो प्रेशर, कम प्रेशर है, इससे वहां से निकलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो यहाँ पे भी जब एयर के साथ कांटेक्ट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, जिस कारण से पुश किया जा रहा है मरकरी को, जो लिक्विड स्टेट में है, क्या बोलते हैं, मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो प्रेस किया जा रहा है, तो जिस कारण से मरकरी क्या होता है, राइज करता है, मरकरी राइज करता जाता है, मान लो कि यहाँ तक राइज किया। अब पता चला कि मरकरी का जो हाइट है, इस कारण से यूनिट सरफेस एरिया में जितना फोर्स लग रहा है, दैट इज यूनिट सरफेस एरिया में फोर्स लग रहा है मतलब प्रेशर, यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है अभी भी कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो अभी भी फ्लो करेगा, मतलब ये प्रेस करेगा और ज्यादा राइज करेगा। और कब तक राइज करता है, तो पाया गया कि 76 सेंटीमीटर तक जब राइज कर जाता है तो उसके बाद राइज करना बंद हो जाता है, मतलब ये 76 सेंटीमीटर तक ये राइज किया। अब 76 सेंटीमीटर का जो मरकरी कॉलम है, इस मरकरी कॉलम के कारण
बेस पे जितना प्रेशर लग रहा है बिल्कुल उतना ही प्रेशर बगल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस कारण से क्या हो रहा है, अब वो राइज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे प्रेशर क्या हुआ, सेम हो गया। अब दोनों जगह पे जब प्रेशर सेम हो गया तो मरकरी फर्दर राइज नहीं करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो बोलेंगे मरकरी का जो कॉलम है, यदि हम 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी को रखें और यूनिट सरफेस एरिया पे जितना उस पर प्रेशर लगेगा, मरकरी लिक्विड के कारण यूनिट सरफेस एरिया पे जितना प्रेशर लग रहा है बिल्कुल उतना ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा यूनिट सरफेस एरिया। यही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इन Hg कॉलम। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? इसका मीनिंग समझे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी बोलते हैं तो वहां पे बोलते हैं 76 सेंटीमीटर इन। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। और मेरा मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, 2% है, तो चलो कंटिन्यू रखते हैं। 5-7 मिनट की क्लास है लेकिन चल जाए तो बेहतर है। ठीक है, ऑफ नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू रखते हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल चलो डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा है। आप समझ सकते हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में मरकरी का इतना हाइट का कॉलम हम रखें, कितना वेट लगेगा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। और यदि ध्यान देना, हम अपने हेड का यदि बात करें तो लगभग हेड का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लगभग 20 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ होगा, कुछ ऐसा। तो आप खुद समझो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जितना फोर्स लग रहा है लगभग 2 छोटा हाथी के बराबर का वजन लग रहा है। हम हमेशा 2 छोटा हाथी का वजन को कैरी करके चलते हैं, ऐसा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, लगभग 400 kg। अब 400 kg का वजन हम लोग हमेशा कैरी करके चलते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रूफ भी कर देंगे कि किस तरह से वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि इतना जब वेट हम कैरी करके चलते हैं तो फील क्यों नहीं होता है? क्या आंसर दे सकते हो कोई? बोलोगे? सर क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, बढ़ाने पर सर ये क्लोथ से बढ़ा दे तो देखो, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता, फील नहीं होता है। समझो बात को, क्योंकि ध्यान देना, इधर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हमारे शरीर के भी थ्रू इधर से बैलेंस करने के लिए प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। इस कारण से बैलेंस हो जाता है। उधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इधर जो ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है, तो वहां पे ब्लड प्रेशर लगता है। और ब्लड प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कम हो जाता है तो दिक्कत है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो दिक्कत है। इसका क्या मीनिंग है? जब हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, मान लो कि माउंटेन्स पे चले गए, काफी हाइट पे जब जाते हैं तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उधर से कम हुआ,
ब्लड प्रेशर उतना ही है। इसका मतलब क्या है, इधर से हाई प्रेशर और बाहर से लो प्रेशर। तो कोई भी लिक्विड क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होना चाहता है, इसलिए ब्लीडिंग होने लगता है, शरीर के अंदर से बाहर खून निकलने लगता है, रास्ता खोजता है खून निकलने के लिए। कहाँ रास्ता मिलता है, नोज, ईयर, इसलिए ब्लीडिंग होने लगता है, खासतौर पर नाक से। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माउंटेनियर्स when in high altitude gets bleeding through their nose, why? कि भाई नाक से खून वगैरह निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, जिस कारण से ब्लड क्या होता है, नोज के थ्रू निकलने लगता है। समझे इस क्वेश्चन का आंसर? यस सर। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और कहाँ पे यूज है। देखो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम लोग पीते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं, स्ट्रॉ से सक करते हैं इस तरह से, ठीक है, जो स्ट्रॉ आता है सक करते हैं, तो ऊपर की जो ओर जो राइज करता है, किस कारण से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। आप सोचते होंगे नहीं सर उसको तो सक कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, इसके इस कारण से हो रहा है, नहीं। ध्यान देना, मान लो कि कोल्ड ड्रिंक है, ये स्ट्रॉ लगा दिए, एयर के कांटेक्ट में होने के कारण एयर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हम लोग सबसे पहले इसको हम सर्व करते हैं, तो यहाँ का जो एयर है, एयर हमारे लंग्स में चला जाता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं बॉटम पे, लेकिन इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर राइज करता है। यदि इसको आप ऐसे फील कर सकते हो बखूबी, ध्यान देना, एक मार्केट में आता है लीची जूस, एक क्यूबॉइड के शेप, नहीं बोतल के ही शेप में लीची जूस आता है, उसका स्ट्रॉ देखना, मान लो कि इस तरह से इंसर्ट कर लिए और बहुत अच्छे से उसको आप क्या करो, ज्यादा होल मत करो, इसी तरह से वो इंसर्ट हो जाए, ऐसे आप उसको सक करो, थोड़ा सा सक होने के बाद वो अंदर जाएगा ही नहीं, खींचोगे नहीं आएगा वो जो जूस है। अब क्या करते हो, वो होल जो है पूरी तरह से ये पैक्ड है, इस तरह से होल को जब आप बड़ा करते हो, इस तरह से बड़ा होता है, तब खींचते हो, तब वो लीची जूस आपका अंदर जाएगा। उसका जो कैप होता है, ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, कुछ स्टील मेटल जैसा होता है, इस कारण से अच्छे से नहीं, यदि वो होल हुआ तो सक नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? जब यहाँ पे एयर गैप होगा, एयर का क्या होता है, वो राइज करता है। जब पूरी तरह से ये स्ट्रॉ बंद है, पूरी तरह से पैक्ड है, तो एयर इंटर नहीं कर पाता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग पाता है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक यदि पीते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कुछ एग्जांपल्स बताएंगे और, ठीक है, उसके बाद फ्लोटेशन स्टार्ट करेंगे।